कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज का आपका टॉपिक है विवाह, जिसके वन लाइनर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आप पढ़ेंगे। एक एक चीज़ को देखेंगे, एक एक लाइन को समझेंगे और बहुत ही शार्ट्स में हम इस पूरे टॉपिक का रिवीजन कर रहे होंगे। जो भी प्रश्न आपके बन सकते हैं महत्वपूर्ण, उन सब का जो सिलेबस है, जो टॉपिक है, वो आज के वीडियो में सम्मिलित किया गया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इससे पहले कि मैं आपका टॉपिक शुरू करूं, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच हमारे चैनल पर चल रहा है। अगर आपने मुख्य सेविका भर्ती का सिलेबस 60 से 70, 80% पढ़ लिया है या पूरा पढ़ लिया है, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, लगातार प्रश्नों से जुड़े रहना है, अच्छे प्रश्नों को देखना है, अगर आपने प्रतिज्ञा ली है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आप कोई लापरवाही नहीं करना चाहते, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं मात्र 370 रुपये में। ओरिजिनल फीस इसकी 550 थी, लेकिन 370 रुपये में आप इससे जुड़ सकते हैं। वैसे तो ये ऑफर 3 दिसंबर तक ही था, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पर इस ऑफर को 10 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। 10 दिसंबर के बाद इस बैच की फीस बढ़ जाएगी। अभी भी आपके पास मौका है, आप इस बैच से जुड़ सकते हैं मात्र 370 रुपये में। आज ही जुड़े। प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ने के लिए आपको 94 533 66 279 पर मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, या टेलीग्राम पर आप QRC हेल्प सर्च कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो कर सकते हैं। इस बैच में आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट, PDF और उनका सोल्यूशन दिया जाएगा। हर हफ्ते आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और इसके अलावा आपको मुख्य सेविका सिलेबस के हर टॉपिक का स्पेशल क्विक रिवीजन PDF नोट्स दिए जाएंगे। और जितने भी क्लासेस हमारे चैनल पर चलती हैं उनकी PDFs भी आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस बैच से, तो मात्र 370 रुपये में आप जुड़ सकते हैं प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से। लगातार आपकी पढ़ाई होती रहेगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा आपको, एक अच्छा कॉन्फिडेंस आप लेकर जाएंगे जब परीक्षा हाल में बैठे होंगे। तो मात्र 370 रुपये में आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं विवाह की परिभाषा की। विवाह की परिभाषा क्या है उसके बारे में समझते हैं, फिर एक एक टॉपिक को, एक एक लाइन को समझते हुए इस टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट्स में समेटेंगे। क्लियर आपको? बोगार्ट्स ने विवाह की परिभाषा क्या बताई? तो विवाह स्त्री पुरुष का पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। बोगार्ट्स ने क्या कहा कि विवाह जो है वो स्त्री पुरुष का पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। क्लियर आपको? लूसी मेयर ने क्या कहा विवाह के बारे में? लूसी मेयर ने कहा कि विवाह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिससे जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। लूसी मेयर ने क्या कहा? लूसी मेयर ने कहा कि विवाह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है जिससे जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। क्लियर आपको? WHR रिवर्स के अनुसार क्या परिभाषा है? जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उसे विवाह कहते हैं। क्लियर आपको? WHR रिवर्स की ये परिभाषा है विवाह के लिए कि जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उसे क्या कहते हैं? उसे विवाह कहते हैं। क्लियर आपको? गिलिन के अनुसार विवाह की परिभाषा क्या है? विवाह एक ऐसा अजनन मूलक परिवार की स्थापना का समाज द्वारा स्वीकृत तरीका है। क्लियर आपको? तो विवाह क्या है? परिवार की स्थापना का समाज द्वारा स्वीकृत तरीका है। क्लियर आपको? अब वन लाइनर होंगे छोटे छोटे से, उनसे आप अपना पूरा टॉपिक का रिवीजन कर रहे होंगे कि व्यक्ति की यौन संबंधी आवश्यकता ने जन्म किसे दिया? तो विवाह को दिया। क्लियर आपको? विवाह को दिया। व्यक्ति की यौन संबंधी आवश्यकता को जन्म किसको दिया? विवाह को दिया। मर्डॉक ने विश्व के 250 समाजों के अध्ययनों उपरांत विवाह के 3 उद्देश्यों का उल्लेख किया है। अब वो 3 उद्देश्य कौन से हैं? एक तो होता है यौन संतुष्टि। क्लियर आपको? दूसरा होता है आर्थिक सहयोग। क्या? दूसरा होता है आर्थिक सहयोग, कि एक कमाएगा दूसरे के सहयोग हो जाएगा, या दोनों कमाएंगे एक दूसरे का सहयोग करेंगे। क्लियर आपको? संतानों का समाजीकरण एवं पालन पोषण।
संतानों का समाजीकरण हो जाता है। विवाह के बाद उत्पन्न संतानों का समाज स्वीकार करता है, अविवाहित संतानों को समाज उस तरह से स्वीकार नहीं करता जिस तरह से विवाहित संतानों को स्वीकार करता है। क्लियर आपको? एवं पालन पोषण भी उनका हो जाता है। जब परिवार बनेगा, फैमिली बनेगी, तो बच्चे का पालन पोषण काफी अच्छे से हो पाता है। क्लियर है आपको? एक एक लाइन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है आपके लिए। यहां से आपके प्रश्न बनेंगे 2 से 3 आपके सिलेबस में, आपकी परीक्षा में। तो लगातार फोकस बनाए रखिएगा और अपने आप को अपने सिलेबस के साथ सदैव जोड़े रखिए, है ना। जितना आप खुद को जोड़े रखेंगे उतना अधिक आपको फायदा मिलेगा। तो टोडा एवं नायर जनजातियों में विवाह होता है। क्या होता है? टोडा एवं नायर जनजातियों में विवाह होता है। अभ्रातृक बहुपति विवाह। क्या? अभ्रातृक बहुपति विवाह। टोडा एवं नायर जनजातियों में अभ्रातृक बहुपति विवाह होता है, यानी कि वो भाई नहीं होते हैं, कई लोग होते हैं जो बहुपति विवाह करते हैं। एक स्त्री होती है और कई पुरुष मिलकर एक स्त्री से विवाह करते हैं। लेकिन खस एवं कोटा जो जनजाति है, इसमें कैसे विवाह होता है? इसमें भ्रातृक बहुपति विवाह होता है। मतलब क्या होता है? एक ही घर में 4-5 भाई हैं, उन्होंने एक स्त्री से शादी कर ली। क्लियर आपको? तो एक स्त्री के कितने पति हुए? 1 से अधिक हुए, 2 से अधिक हुए, लेकिन वो सभी क्या हैं? आपस में भाई हैं। क्लियर आपको? तो ये खस एवं टोटा जनजाति में होता है ऐसा विवाह। लेकिन टोडा एवं नायर जनजातियों में विवाह कैसे होता है? अभ्रातृक बहुपति विवाह। जिसका अर्थ समझ रहे हैं आप? अभ्रातृक का मतलब वो भाई नहीं है आपस में, लेकिन वो एक ही पत्नी के पति हैं। क्लियर आपको? एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह से करे तो उसे क्या कहते हैं? अंतर विवाह कहते हैं। अपनी ही जाति, अपने ही वर्ग, अपने ही, ठीक है, तो समूह में विवाह करना को क्या कहते हैं? अंतर विवाह कहते हैं। क्लियर आपको? एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उससे बाहर विवाह करे तो उसे क्या कहा जाता है? बहिर्विवाह कहा जाता है। क्लियर आपको? ये हिंदुओं में ज्यादा देखने को मिलता है। एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उससे बाहर विवाह करे तो उसे क्या कहा जाता है? बहिर्विवाह कहा जाता है। क्लियर आपको? हिंदुओं में ये डीएनए परंपरा या आप गोत्र परंपरा कहें या जाति परंपरा कहें, ये इसीलिए लागू की गई कि एक समूह से दूसरे समूह से विवाह हो सके। क्लियर आपको? गोत्र का शाब्दिक अर्थ होता है गायों के बांधने का स्थान। क्लियर आपको? अब गोत्र का एक शाब्दिक अर्थ यह है कि गायों के बांधने का स्थान, और भी अर्थ होंगे लेकिन वहां पर अभी आपकी किताब में या आपके सिलेबस में उसका जिक्र नहीं है। भारत में सपिंड बहिर्विवाह को मान्यता प्रदान की गई। बताइए, भारत में सपिंड बहिर्विवाह को मान्यता प्रदान की गई हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा। किसके द्वारा प्रदान की गई? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा भारत में सपिंड बहिर्विवाह को मान्यता प्रदान की गई। क्लियर आपको? देखिए, आपका समय बहुत ही कीमती है, अपने समय की कीमत को समझिए। जितना कम समय में जितना ज्यादा पढ़ सकें वो काम करिए, है ना। किसी के पास भी 24/7 टाइम नहीं होता है कि लगातार पढ़ाई कर सके। इसलिए क्या करना होगा कि कम समय में जहां से आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकें उस माध्यम की पढ़ाई के लिए चुनिए। क्लियर आपको? लाइव क्लास में आपका बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। मैं कई बार आपसे बता चुका हूं कि लाइव क्लास में टीचर स्टूडेंट्स की कमेंट पढ़ने में ज्यादा समय व्यस्त करता है, इसलिए कभी भी लाइव क्लास के चक्कर में ना पढ़ा करिए। अपना फोकस बनाकर अपना टॉपिक पढ़ते रहिए। जब उच्च वर्ण लड़के का विवाह निम्न वर्ण की लड़की से होता है तो उसे क्या कहते हैं? बताइए। जब उच्च वर्ण लड़के का विवाह निम्न वर्ण की लड़की से होता है तो उसे क्या कहते हैं? यहां वर्ण की जगह पर जाति लिखकर भी आ सकता है, तो उसका आप ख्याल रखिएगा। तो उसे कहते हैं अनुलोम विवाह। क्या कहते हैं? उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। जब उच्च वर्ण लड़के का विवाह निम्न वर्ण की लड़की से होता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह कहते हैं। अनुलोम विवाह को प्रतिबंधित विवाह की संज्ञा दी है कपाड़िया ने। अनुलोम विवाह को प्रतिबंधित विवाह की संज्ञा दी है कपाड़िया ने। क्लियर आपको? ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि उच्च वर्ण का लड़का निम्न वर्ण की लड़की से, इनके अनुसार, कपाड़िया के अनुसार। क्लियर आपको? जब उच्च वर्ण की लड़की का विवाह निम्न वर्ण के लड़के के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं? बताइए। जब उच्च वर्ण की लड़की का विवाह निम्न वर्ण के लड़के के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह कहते हैं। क्लियर आपको? क्या कहते हैं?
प्रतिलोम विवाह कहते हैं कि उच्च वर्ण की लड़की का विवाह निम्न वर्ण के लड़के के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। पीएन प्रभु तथा केएम कपाड़िया ने हिंदू विवाह के 3 उद्देश्यों का उल्लेख किया है। तो जो पीएन प्रभु हैं और दूसरे हैं केएम कपाड़िया, ये समाजशास्त्री हैं। इन्होंने हिंदू विवाह के 3 उद्देश्यों का उल्लेख किया है। वो कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपका धर्म, ठीक है, धर्म के लिए विवाह करना। दूसरा होता है पुत्र प्राप्ति के लिए, यह भी एक धर्म का हिस्सा है कि पुत्र प्राप्त करने के लिए। और दूसरा है यौन संतुष्टि। क्लियर आपको? तो कई बार आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदू विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले धर्म आता है, ठीक है, फिर आती है प्रजा यानी कि संतानोत्पत्ति, और फिर आता है रति यानी कि यौन संतुष्टि। क्लियर आपको? तो हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य कौन से हैं? धर्म, प्रजा और रति। और पीएन प्रभु तथा केएम कपाड़िया ने हिंदू विवाह के 3 उद्देश्यों का उल्लेख किया है, वो भी यही है, धर्म, प्रजा, रति। क्लियर आपको? अब हिंदू विवाह में सर्वश्रेष्ठ विवाह माना गया। देखो, हिंदू विवाह 8 प्रकार का होता है। अगर आपको नाम याद हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपका पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। अगर नहीं याद हो तो आपने कहीं पर नोट्स बनाए हैं, उनसे देखकर लिखिएगा, इससे आपके दिमाग में ये बैठ जाएंगे। हिंदू विवाह के सभी 8 प्रकारों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्लियर आपको? सर्वश्रेष्ठ विवाह किसे माना गया है? ब्रह्म विवाह को माना गया है। फिर भी मैं आपको बताया देता हूं, आप अगर लिख पाए तो लिखिएगा, ठीक है। एक होता है ब्रह्म विवाह, ठीक है, फिर आता है दैव विवाह, फिर आता है आर्ष विवाह, फिर आता है प्रजापत्य विवाह, फिर आता है असुर विवाह, फिर आता है गंधर्व विवाह, और फिर आता है राक्षस विवाह, और फिर आता है पैशाच विवाह। ये 8 विवाह है हिंदू। क्लियर आपको? हिंदू धर्म में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। तो सर्वश्रेष्ठ विवाह माना गया है ब्रह्म विवाह को। देवदासी प्रथा का जन्म हुआ दैव विवाह से। क्लियर आपको? देवदासी प्रथा में जन्म कैसे हुआ है? तो इस विवाह में कन्या का पिता एक यज्ञ की व्यवस्था करता है, और इस यज्ञ के लिए बड़े बड़े योग्य विद्वान पुरोहितों को आमंत्रित किया जाता है, जो यज्ञों की भली भांति संचालित करते थे। उन्हें कन्या को वस्त्रों एवं अलंकारों से सुरक्षित करके उस व्यक्ति को सौंप देते थे। इस विवाह का प्रचलन प्राचीन काल में अधिक था। क्लियर आपको? तो उसे देवदासी कहते थे। ये दक्षिण भारत में बड़ी परंपरा थी, या कलकत्ता में भी काफ़ी बड़ी परंपरा थी। क्या किया जाता था कि लोग देव हवन के द्वारा अपनी पुत्री का दान कर देते थे, या पुरोहितों से उनका विवाह कर देते थे, या मंदिरों में उनकी सेवा के लिए दान कर देते थे। तो इसे देवदासी कहा गया। क्लियर आपको? क्षत्रिय विवाह कहा जाता है। क्षत्रिय विवाह किसे कहा जाता है? तो राक्षस विवाह को। राक्षस विवाह को क्षत्रिय विवाह कहा जाता है। क्लियर आपको? वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे माना है? बताइए। वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे माना है? तो लिंग अनुपात में असमानता। वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है कि लिंग अनुपात में असमानता। अब इसको कैसे समझेंगे? इसको ऐसे समझिए, जैसे अभी वर्तमान में क्या हुआ था, पिछले 5-6 साल, 8-10 साल पहले क्या हुआ कि भारत में लिंगानुपात में काफ़ी अंतर आ गया। लगभग 100-150 का अंतर आ गया औसतन, कि 1000 पुरुषों पे 850 से 900 तक की महिलाएं बची थी अधिकांश राज्यों में। तो ये क्या हुआ कि लिंग अनुपात में काफ़ी अंतर की वजह से कई जगह पर, ऐसा अभी तो वर्तमान में नहीं हुआ, लेकिन पहले क्या हुआ कि बहुपति विवाह का महत्वपूर्ण कारक माना गया। क्लियर आपको? तो एक विवाह है, रहा है और रहेगा, केवल एक सही विवाह का प्रकार है। तो एक एकल विवाह यानी कि एक व्यक्ति से विवाह करने को किसने कहा है? बी मैलिनवोस्की ने कहा। बी मैलिनवोस्की का कथन है कि एक विवाह है, रहा है और रहेगा, केवल एक सही विवाह का प्रकार है। ठीक है? केवल एक विवाह ही करना सही विवाह का प्रकार है या सर्वश्रेष्ठ है। क्लियर आपको? ये किसने कहा? ये बी मैलिनवोस्की ने कहा। क्लियर आपको? विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों को समूह में एक साथ बांधता है क्या कहलाता है? नातेदारी कहलाता है। क्लियर आपको? रिश्तेदारी, नातेदारी, रिलेशनशिप, आप जो भी कहें उसको। विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों को समूह में एक साथ बांधता है क्या कहलाता है? नातेदारी। हिंदू विवाह संस्कारों में अनुष्ठानों की श्रृंखला है। कन्यादान है, विवाह वन है, पाणी ग्रहण है और सप्तपदी। जो आपके 7 वचन होते हैं उसको सप्तपदी भी कहा जाता है। क्लियर आपको?
दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह कहलाता है? बताइए, दिवंगत पति के साथ विवाह, भाई के साथ विवाह क्या कहलाता है? लेवीरेट विवाह कहलाता है या देवर विवाह कहलाता है? क्लियर आपको? और दिवंगत पत्नी की बहन के साथ विवाह क्या कहलाता है? ये कमेंट करके आप बताएंगे। क्लियर आपको? दिवंगत पत्नी के बहन के साथ विवाह क्या कहलाता है? ये कमेंट करके आप बताएंगे। दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह कहलाता है लेवीरेट विवाह। क्लियर आपको? जिसे देवर विवाह भी कहते हैं। हिंदू विवाह के प्रकार हैं। हिंदू विवाह के 8 प्रकार हैं। नाम सभी मैं आपको बता चुका हूं और आपसे उम्मीद भी करता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब विवाह एवं परिवार से संबंधित कुछ अधिनियम बनाए गए थे, उनके ईयर यहां पर लिखे हैं। क्लियर आपको? इन ईयरों को आप याद कर लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। सती प्रथा निरोधक अधिनियम 1829 में आया था। क्लियर आपको? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था। बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम 1978 में आया। कन्या बाल हत्या निरोध अधिनियम 1870 में आया। विशेष अधिनियम 1872 में आया, फिर 1923 में आया, फिर 1954 में आया विशेष विवाह अधिनियम। क्लियर आपको? भारतीय दासता अधिनियम 1843 में आया। जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम 1850 में आया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1929 में आया। हिंदू स्त्रियों के संपत्ति विषयक अधिनियम 1937 में आए। हिंदू विवाह अयोग्यता निवारण अधिनियम 1946 में आया। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में आया और दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में आया। क्लियर आपको? तो ये सारे आप देख लीजिएगा, कुछ इसमें महत्वपूर्ण है, कुछ कम महत्वपूर्ण है। आप बार बार पढ़ेंगे तो एक एक चीज आपको याद हो जाएगी। अब मुस्लिम विवाह के बारे में बहुत संक्षिप्त में देख लेते हैं, फिर आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर आपको? मुस्लिम विवाह। अब मुस्लिम विवाह क्या होता है? मुस्लिम की परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? मुस्लिम विवाहों की परिभाषा देख लेते हैं। तो मुल्ला के अनुसार मुस्लिम विवाह की परिभाषा क्या है? इनका कहना है कि मुस्लिम में क्या इस्लाम धर्म में या मुस्लिम धर्म में, मजहब में विवाह को निकाह कहा गया। ठीक है? तो निकाह एक विशिष्ट समझौता है जिसका उद्देश्य बच्चे उत्पन्न करना और उनको वैध घोषित करना है। क्लियर आपको? तो मुस्लिमों में क्या होता है, जो निकाह होता है वो एक समझौता होता है, एक एग्रीमेंट होता है। निकाह एक विशिष्ट समझौता है जिसका उद्देश्य बच्चे उत्पन्न करना और उनको वैध घोषित करना है। अमीर अली के अनुसार मुस्लिम विवाह एक संविदा है, यानी कि समझौता है, एक एग्रीमेंट है जिसमें ना तो पुरोहित की ओर और ना ही किसी कर्मकांड की आवश्यकता होती है। अमीर अली के अनुसार मुस्लिम विवाह एक संविदा है और जिसमें किसी पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती और ना ही किसी कर्मकांड की आवश्यकता होती है। कपाड़िया के अनुसार मुस्लिम विवाह क्या है? इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है। क्या है? इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है जिसमें 2 साथियों के हस्ताक्षर होते हैं। क्लियर आपको? क्या होता है? 2 साथियों के हस्ताक्षर होते हैं। इस अनुबंध का प्रतिफल मेहर वधू को भेंट किया जाता है। क्या होता है? इस अनुबंध का प्रतिफल मेहर वधू को भेंट किया जाता है। क्लियर आपको? तो इस तरह से आपका ये परिभाषाएं कंप्लीट हुई। अब संक्षिप्त में देख लेते हैं कि मुस्लिम विवाह के प्रकार क्या हैं। देखिए, मुस्लिम विवाह के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। क्लियर आपको? पहला होता है निकाह। इसमें क्या होता है? यह सबसे अधिक स्वीकृत तथा मान्यता प्राप्त विवाह है और यह विवाह पति पत्नी दोनों की स्वीकृति से होता है। क्लियर आपको? इसमें दोनों की स्वीकृति होती है। यह शिया और सुन्नी दोनों संप्रदायों में प्रचलित है और इसकी प्रकृति स्थायी होती है। क्लियर आपको? एक दूसरा होता है मुता विवाह। यह क्या होता है? यह अस्थायी विवाह होता है। क्या होता है? यह अस्थायी होता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में कि मुस्लिमों में अस्थायी विवाह कौन सा होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मुता विवाह। क्लियर आपको? मुता विवाह एक निश्चित समय तक का ही होता है। इसमें एग्रीमेंट किया जाता है कि 6 महीने, 24 दिन, 18 दिन, 17 दिन, 7 दिन, 24 घंटे, 48 घंटे, जिसके हिसाब से इस विवाह की वैलिडिटी मानी जाती है। समय पूरा होने पर इसे रद्द समझा जाता है। क्लियर आपको? समय पूरा होने पर इसे रद्द समझा जाता है। इसके द्वारा उत्पन्न संतान वैद्य और पिता की संपत्ति की अधिकारी होती है। अगर इसके द्वारा संतान उत्पन्न होती है तो वो वैद्य मानी जाएगी और पिता की संपत्ति की अधिकारी होगी, लेकिन पत्नियों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता है। समझ रहे ना आप? इस विवाह में पत्नियों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता है।
पत्नी पति चाहें तो इसे स्थायी रूप में बदल सकते हैं। यह विवाह विशेष रूप से शियाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? शियाओं में पाया जाता है। अब बात करते हैं फासिद विवाह। यह क्या होता है? यह एक प्रकार का अनियमित विवाह होता है। क्या होता है? यह एक प्रकार का अनियमित विवाह होता है। निकाह में जब आवश्यक शर्तों की कमी होती है तब वह फासिद विवाह कहलाता है। क्लियर आपको? जो आवश्यक शर्तें थी अगर वो पूरी नहीं की गई तो वो क्या कहलाती हैं? फासिद विवाह कहलाती हैं। किंतु जब यह कमी पूरी हो जाती है तो इसे निकाह विवाह मान लिया जाता है। क्लियर आपको? तो इसे क्या मान लिया जाता है? निकाह मान लिया जाता है। जैसे यदि कोई मुस्लिम युवक पांचवी स्त्री या किसी मूर्ति पूजक स्त्री व बिना गवाहों की स्थिति में विवाह कर ले तो उसे विवाह को फासिद विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? फासिद विवाह कहते हैं। क्लियर आपको? तो ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ और ये रहा आपका प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 370 रुपए में आप जुड़ सकते हैं। अगर आपका सपना है, लगातार मेहनत करने का पर आपको भरोसा है और आपका सिलेक्शन एक मात्र लक्ष्य है तो आप इस बैच से जरूर जुड़िए। निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। यहाँ पर आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट, पीडीएफ और सोल्यूशन मिलेंगे। हर हफ्ते आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट दिए जाएंगे। मुख्य सेविका के सिलेबस पर आधारित हर टॉपिक के और भी बहुत कुछ आपको दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर आप मैसेज कर सकते हैं या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से भी आप लिंक को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप डायरेक्ट QRC हेल्प सर्कल के भी मैसेज कर सकते हैं। आपको इस बैच से जुड़ी पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये ऑफर वैसे तो 3 दिसंबर तक ही था, लेकिन आप सभी की रिक्वेस्ट पर इस ऑफर को अगले 10 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। तो अभी भी आपके पास मौका है इस बैच से जुड़ने का। मात्र 370 रुपए में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच जो मुख्य सेविका की भर्ती के लिए काफी अच्छा बैच है और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो ये रहा आज का आपका टॉपिक विवाह, जिसमें आपने वन लाइनर के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीजें देखी, जिससे आपका ये टॉपिक लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। आज ये मैं आपको तीसरी से चौथी बार पढ़ा रहा हूं जो गरिमा बैच से जुड़े हुए हैं उन्हें। क्लियर आपको? तो प्रश्न यहीं से आएगा। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कितनी आपको ये वीडियो अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है पिछले 2-3 दिनों से, जिसकी वजह से आपको हो सकता है आवाज में थोड़ा जो एनर्जी है वो कम लग रही हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश की है आपको एक अच्छी ऊर्जावान क्लास देने की। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी क्लास पसंद आई होगी और आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर काफी अच्छा लगेगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।